भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चरहे। ट्रंप जिस गाजा डील को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब उस डील को फेल करने के लिए नेतन्याहू और हमास दोनों तरफ से बहुत बड़े सिग्नल मिल चुके हैं। और ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर क्या बड़ा धोखा होने जा रहा है ट्रंप के साथ, क्योंकि अब नेतन्याहू ने कह दिया है कि जिस इलाके में कब्जा है वहां से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने कह दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत अब उनसे हथियार नहीं छीन सकती। गाजा पर सबसे बड़ा धोखा मिल चुका है। इजराइल और हमास दोनों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि जिस गाजा डील को लेकर ट्रंप पश्चिम एशिया में शांति वाला कबूतर उड़ाना चाहते हैं, उस डील से पहले ही नेतन्याहू की बमबारी ने गाजा में कोहराम मचा दिया है। इजराइल की सेना ने एक दिन में 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसी डील पर राजी होने के साथ दूसरे धोखे का सिग्नल हमास से मिल रहा है। हर शर्त पर तैयार होने वाले हमास ने साफ कह दिया है कि वह हथियार नहीं छोड़ेगा, इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू और हमास दोनों से क्या उम्मीदें हैं, इसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जैसे ही हमास पुष्टि कर देगा, युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि इजराइल की सेना पीछे हटने को तैयार है और नेतन्याहू शुरुआत में तय हुई वापसी रेखा पर राजी हैं। लेकिन ट्रंप से मिलकर बड़े बड़े दावे करने वाले नेतन्याहू अचानक पलट गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल की सेना गाजा में गहराई तक मौजूद रहेगी। אנחנו על סף הישג גדול מאוד. זה עדיין לא סופי, אנחנו עובדים על כך במרץ, ואני מקווה בעזרת השם שבימים הקרובים, עוד במהלך חג הסוכות, אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת, כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה. नेतन्याहू के इरादे बता रहे हैं कि ट्रंप को बड़ा धोखा मिल सकता है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना अब भी गाजा में बमबारी कर रही है और दूसरी तरफ नेतन्याहू खुद बोल रहे हैं कि उनकी फौज गाजा के उन इलाकों पर कब्जा कर रखेगी जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। इजराइल के टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ी लगातार गाजा के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रही हैं। यानी हमास के हाँ और ना से पहले ही इजराइल ने अपना फैसला सुना दिया है और इसीलिए नेतन्याहू के इरादों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। फिलिस्तीन को यूरोप का जैसा समर्थन मिला है, उसने इजराइल को चौंका दिया है। यह आइलैंड की राजधानी डबलिन है। गाजा में 66,000 लोगों की मौत, जिनमें 1/3 बच्चे थे। डबलिन के लोग बता रहे हैं कि वो लाशें सिर्फ आंकड़ा नहीं थी। I'm here as a Jew for Palestine, so my family, my dad is actually Israeli. I just feel really, I guess, betrayed by Zionism, that they've represented Jewish people as being occupiers, as not respecting human rights and committing a genocide in the name of Jewish safety, and I'm having absolutely none of it. And I just think that it's like really essential for every Jewish person to stand up and say this doesn't represent us, and that we believe in Palestinians having the same rights whether in Israel proper and the end of occupation. So that's why I'm here. लंदन में ट्रैफलगर स्क्वायर पर प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। लंदन की पुलिस हरकत में आई और इस तरह लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। यूरोप के वो देश जो अब तक इजराइल को हथियार और तकनीकी सहयोग देते हुए नजर आए हैं, वो अब फिलिस्तीन पर
एक अलग देश का ठप्पा लगा रहे हैं। स्पेन में फिलिस्तीन का समर्थन देखिए, हजारों लोग बार्सिलोना शहर की सड़कों पर उतरे। ये 50,000 से ज्यादा लोग हैं जो गाजा में हो रही बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ फिलिस्तीन का एक बड़ा झंडा लेकर लोग पहुंचे। ऐसे ही प्रदर्शन यूरोप के कई शहरों में लगातार हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा पर बमबारी को लेकर पूरी दुनिया की नाराजगी से भी नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। मगर एक बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने को लेकर वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने वोट किया था। इन 10 देशों में मुख्य तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे, जबकि फिलिस्तीन को रूस, चीन, भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल को मिले इस झटके पर अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, वो भी देखिए। The declaration engages in disturbing moral equivalence and fails to recognize the reality that Hamas's terrorism on October 7th was the reason this war was necessary, and its refusal to free the hostages and lay down its arms is the reason this war continues. The version of the declaration being voted on today even continues to contain language endorsing the so-called right of return, which would mean the demographic death of Israel as a Jewish state. For these reasons, the United States urges delegations to join us in voting against the resolution. फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देने की मांग एक ऐसा मुद्दा है जिसे नेतन्याहू कभी मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में मिले झटके ने इजराइल को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर पहुंचा दिया और वहां से निकली गाजा डील के बावजूद नेतन्याहू लगातार गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। नेतन्याहू का एजेंडा दूसरा है, वो गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं। וכוחות צה"ל יתפרסו מחדש באופן שצה"ל ימשיך להחזיק בכל השטחים השולטים בעומק הרצועה. אני שומע שיש כאלה שאומרים היום שהחמאס היה מוכן כבר לפני שנה או אפילו לפני שנתיים לשחרר את כל חטופינו מבלי שניסוג נסיגה מלאה מארצות. इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जानते हैं कि नेतन्याहू अपने घर में बहुत ज्यादा दबाव में है। तेल अवीव से लेकर इजराइल के हर शहर में लोग जमा होकर सिर्फ 2 मांगों पर अड़े हुए हैं। युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ। और इजराइल की पब्लिक ये भी कह रही है कि नेतन्याहू पर उनको यकीन नहीं, क्योंकि अब तक युद्ध विराम को लेकर जितनी भी डील की कोशिश हुई है उसे नाकाम करने के लिए नेतन्याहू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। We know that President Trump has been pushing it. Unfortunately, knowing our Prime Minister Netanyahu, we are very worried that he will find a way to sabotage, like he did in the past. इजराइल की सड़कों पर ट्रंप और नेतन्याहू के पुतलों के साथ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो व्हाइट हाउस में भी देखी जा रही होंगी। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि इजराइल की पब्लिक अब युद्ध का समर्थन नहीं कर रही। रूस के ताजा और भयंकर हमलों से यूक्रेन से लेकर के यूरोप तक जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने रात भर यूक्रेन के 9 इलाकों पर भयानक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तो वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप पर भड़कते हुए कहा कि किसी ने भी रूस के इन हमलों की कठोर निंदा तक नहीं की है। वहीं पुतिन ने एक बार फिर सीधे ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर भूल कर भी यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दी तो फिर महाविनाश कोई नहीं रोक पाएगा। तो 50 हमलों से यूक्रेन में तांडव, टॉम हॉक से उड़ेंगे चीथड़े।
1319 दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग में अब युद्ध के ऐसी जंगी पैंतरे इस्तेमाल हो रहे हैं जिसने इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के परमाणु खतरे में तब्दील कर दिया है। महज 7 दिन के अंदर ही एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को घातक क्रूज मिसाइल टॉम हॉक दी तो फिर रूस अमेरिका से सीधी जंग करने को मजबूर होगा और अगर ऐसा होता है तो फिर विनाशक बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अपनी क्रूज मिसाइल टॉम हॉक यूक्रेन को देने जा रहा है, जो मॉस्को तक हमला करने में सक्षम है। इधर आधी रात से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के ओडेसा और ल्यू समेत यूक्रेन के 9 इलाकों को रूसी सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से भस्म करके रख दिया है। यहां तक कि रूस ने यूक्रेन की उस पैसेंजर ट्रेन पर भी ड्रोन हमले किए जिसमें दर्जनों यूक्रेनी सफर कर रहे थे। आग का गोला बन गई ये यूक्रेनी ट्रेन। तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। खबर तो ये भी है कि पुतिन ने रूस को 2 लाख नए सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन पर आखिरी हमला करने का आदेश दे दिया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रूस ने आधी रात को यूक्रेन में कहां-कहां तबाही मचाई और पिछले 1 हफ्ते में अचानक रूस ने यूक्रेन पर 20 गुने हमले तेज कर दिए हैं। 9 इलाकों में उड़ाए चीथड़े, रात भर जलता रहा यूक्रेन। कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने सुखोई 34 लड़ाकू विमान से अंधाधुंध बम और मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए। रूस का सुखोई 34 लड़ाकू विमान मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है जिसने यूक्रेन के शहरों का कलेजा फाड़ कर रख दिया है। वहीं यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके साथ ही रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से भी भीषण हमले किए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में मौजूद परमाणु रिएक्टर भी अब रूस की सेना के जद में आ चुका है, जिससे कभी भी वहां परमाणु तबाही आ सकती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ही यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आधी रात को रूस ने यूक्रेन के 9 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात को यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए। दावा किया गया कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकिवस, ज़ापोरिज़िया, ओडेसा, खेरसोन, सुमे, खार्किव और चेरनिव समेत 9 क्षेत्र रूसी हमलों से दहल गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इस हमले में 5 यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी सेना का यह भी आरोप है कि रूस ने उसके नागरिक ठिकानों और ढांचों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि मॉस्को ने यूक्रेन के 9 क्षेत्रों में 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के लीव पर हुए एक संयुक्त ड्रोन और मिसाइल हमले में 15 साल के लड़के समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से 9 इलाकों में बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप पड़ गई है, जबकि ओडेसा में रह रहे 73,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। रूसी हमलों से यूक्रेन के गैस संयंत्रों को भयंकर नुकसान हुआ है। खार्किव और पोल्टावा में यूक्रेन के गैस संयंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन के सुमे इलाके में मौजूद शोत्स्का रेलवे स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमलों से हाहाकार मच गया। पैसेंजर ट्रेन पर हुए रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 1 शख्स की मौत हो गई है और करीब 30 से ज्यादा इसमें घायल हुए। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे डबल टैप हमला कहा, जिसमें पहले हमले के बाद बचाव दलों पर दूसरा हमला किया गया। Свої цілі. Абсолютна більшість мішеней цивільні об'єкти. Звичайно, інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади. Причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика.
логістика на залізниці, те, що забезпечує टॉम हॉक के उड़ेंगे चीथड़े, पुतिन का ट्रंप को खुला चैलेंज। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब जानबूझकर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं। जब से ट्रंप ने पुतिन को और रूस को कागजी शेर कहा, उसके बाद से रूस ने यूक्रेनी शहरों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरेजिया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर भी अब रूस का कब्जा लगभग हो ही चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने अब बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार कुछ और वक्त के लिए आगे टल सकती है। हालात तो अब ये हो गए कि या तो अब नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ खुली जंग करें, या फिर वो यूक्रेन को वो हथियार ना दें जो रूस में विनाश कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में रूस अपने दुश्मनों को तबाह कर देगा और इसमें कोई शक नहीं रह गया। पुतिन ने ट्रंप सरकार और नेटो देशों को सीधे धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को टॉम हॉक जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी तो यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर भी हमले शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और नेटो दोनों को बड़ी जंग की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर रिसोर्ट सोची में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर अमेरिका को खुली धमकी दे दी। पुतिन ने अमेरिका को सीधे धमकाते हुए कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें देता है तो रूस अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल युद्ध के मैदान पर कुछ भी नहीं बदल पाएगी। यूक्रेन हार रहा है और आगे भी हारता ही रहेगा। रूसी सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पुतिन ने कहा कि टॉम हॉक मिसाइलें रूस को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन रूसी वायु रक्षा प्रणाली जल्द ही इसका जवाब ढूंढ लेगी। Can Tomahawks harm us? They can. We'll be shooting them down and improving our air defense systems. Will this damage our relations with the US, which are now seeing some light at the end of the tunnel? Of course it will. But how could it be otherwise? Using Tomahawks without the direct participation of American military personnel is impossible. अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन टॉम हॉक मिसाइलों से रूस पर हमले करता है तो यकीन मानिए रूस ऐसा विनाशक हमला करेगा जिसका तोड़ ना तो अमेरिका के पास होगा और ना ही नेटो के पास।